ये बाऊ एक काम कर, इसकी बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपए मेरी तरफ से रख ले। अब उस शादी में जो भी खर्चा होगा ना वो इसी में से निकालियो, और अगर ऊपर से कोई पैसे बच जाते हैं तो रख लियो, कम पड़ जाते तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। भाई साहब ये कुछ जाना पहचाना सा लग रही है क्या? इसको एनपीओ के अंदर फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट अड्डा। आज हम पढ़ने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। न्यूमेरिकल भी करेंगे और थ्योरी भी करेंगे, और मैं समझाऊंगा कितना आसान होता है। आज जो न्यूमेरिकल लेके आया हो ना, मजे आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, बेसिकली फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि आपने किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए एक फंड अलग से रख दिया। अब एनपीओ जो है ना, वो बेसिकली लोन पे चलता है, ग्रांट पे चलता है, डोनेशन पे चलता है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक एनपीओ है, बच्चों का कोई अनाथाश्रम है, उसमें हमने 10 लाख रुपए दे दिए कि भाई इन बच्चों के लिए फलाना फलाना चीज बना दीजिए। अब समझना, जब हमने फंड किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे दिया है तो ऑटोमेटिकली वो फंड उस स्पेसिफिक पर्पस से होने वाले खर्चों के लिए बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने मान लो बोल दिया कि भैया एक बढ़िया सा हाईटेक क्लासरूम बनना चाहिए इन सभी के लिए, 10 लाख रुपए मैंने उस चीज के लिए दे दिए। अब उस क्लासरूम में लगने वाला हर एक पार्ट उसी 10 लाख रुपए में से ही खर्च होगा। यानी कि मैंने जो फंड दिया है उसके अंदर से सारे एक्सपेंसेस निकल कर आएंगे। मैं पैसा दिया, पैसा देके मैं चला गया, निकल गया ऐसे। अब समझना मेरी बात को, फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो है वो एनपीओ के लिए स्पेसिफिक पर्पस फंड के अंदर आती है। अब फॉर एग्जाम्पल मानो जो अनाथ आश्रम है, मैंने उसको 10 लाख रुपए दे दिए। अब जब तक वो क्लासरूम बन के रेडी नहीं हो जाता तब तक एनपीओ की ये जिम्मेदारी है कि वो उस फंड को एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करे। किस तरीके से ट्रीट करे? एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करे। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर जो फंड होता है वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो किया जाता है। ठीक है, अब समझो मैं तो कह के निकल गया, अब उनका कोई खर्चा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान ले हम 10 लाख रुपए देके गए थे, अब उन्होंने क्लासरूम बनाना शुरू करा, 2 लाख रुपए क्लासरूम की कॉस्ट आ गई, बेसिक कॉस्ट। ठीक है, 1 लाख रुपए कुछ और छोटा मोटा खर्चा आ गया पेंट वेंट का। अब समझना मेरी बात को, अभी इस फंड पे पड़े 7 लाख रुपए। कितने रुपए पड़े? 7 लाख रुपए। और चलते फिरते कोई एक और बंदा पहुंच गया उसी अनाथ आश्रम में, उसने देखा भाई क्या हो रहा है, उसने बोला यार ये तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है, एक काम करो मेरी तरफ से भी 2 लाख रुपए रख लो। उसने भी क्या करे, 2 लाख रुपए। अब समझना, ये 2 लाख रुपए भी इसी कमरे के फंड में ऐड होंगे। एनपीओ की कोई जिम्मेदारी, एनपीओ कोई एसेट नहीं है कि वो उसको कहीं भी इस्तेमाल कर ले, वो फंड के अंदर ही काउंट होगा, तो वो पैसा इसी के अंदर जुड़ेगा। समझ में आ गया? सो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक फंड बना दो, एक गुल्लक बना दो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिस पर्पस के लिए वो गुल्लक बनी है वो तभी टूटेगी जब उस पर्पस से रिलेटेड कोई चीज आएगी। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए हमको कमरे की कॉस्ट, पेंटिंग की कॉस्ट, अब इसके अंदर जो एसेसरीज लग रही है उसकी कॉस्ट, वो सब इसमें से डिडक्ट होती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे समझो, एक बात को याद रख लेना कि जो फंड यहां पर यूटिलाइज किया गया है उस फंड को कहीं और यूज नहीं किया जाएगा। अब समझो एक पॉइंट और है इसके अंदर, उस फंड से रिलेटेड सारे खर्चे इसी में से माइनस हो रहे हैं, साथ साथ में अगर वो फंड पैसा बना के दे रहा है तो वो भी यही काउंट होगा। आप बोलो सर फंड कैसे पैसा बना के देता है? फॉर एग्जांपल वो 10 लाख रुपए मैंने रखे, अब 1 साल बाद बनना है, तो 1 साल तक वो पैसा मैंने बैंक में डाल दिया। जब बैंक में डाला तो 4% मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10 लाख का 4% कितना हो गया? 40,000 रुपए। वो उस फंड से रिलेटेड इनकम है, वो भी हम इसी के अंदर काउंट करेंगे, ये याद रखना। सो ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम अराइजेज आउट ऑफ दैट फंड, उसको हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्लियर हो गया? अब अगर कमरा बनने के बाद कोई चीज रह जाती, कोई बैलेंस रह जाता है, तो वो कहां पर ट्रीट होगा? वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ट्रीट किया जाएगा। कमरा बन गया, पूरा रेडी भी हो गया, फिर भी 1 लाख रुपए बचे, तो वो लाइबिलिटी है एनपीओ के लिए। क्लियर हो गया कि भैया बच गए पैसे तुम्हारे पास। चलो तो कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से बेसिकली समझते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मान लो तुम्हारे पास स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस है 2 लाख रुपए, आपके पास स्पोर्ट्स फंड है 2 लाख रुपए, मान लो एनुअल फंक्शन आपको कराना है या स्पोर्ट्स डे आपको मनाना है। अब स्पोर्ट्स डे बनाने के लिए आपके पास एक फंड बना रखा, भैया इसी में से स्पोर्ट्स डे बनता है, आपके पास कितना है? 2 लाख रुपए। ठीक है, अब
साथ साथ में क्या हुआ, फर्दर डोनेशन आ गया और कोई बंदा आके बोल गया भाई 10,000 रुपये मेरी तरफ से रख लो, ठीक है। अब ये फंड आपने बैंक में डाला था, उससे आपको 4% इंटरेस्ट भी मिल रहा है। और पूरा साल जब स्पोर्ट्स डे मनाया गया तो हमारे जो खर्चे हुए, प्राइसेस वगैरह सब मिला मिलू के वो कितने हो गए, इतने। अब इसको आप बैलेंस शीट में कैसे ट्रीट करोगे, तो बहुत ईजी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैंने पूरा ट्रीटमेंट यहां पर दे रखा है, देखो क्या दे रखा है। बेसिकली हमने स्पोर्ट्स फंड जो है वो 2 लाख रुपए का बनाया, ये बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का हिस्सा है, छोटा सा है ना। इसमें सबसे पहले आया इंटरेस्ट, 2 लाख रुपए आपने यहां पर जमा करा रखे थे 4% के इंटरेस्ट पे, तो 8,000 रुपए का इंटरेस्ट हमने यहां पर काउंट करा, और डोनेशन मिली है वो भी ऐड कर दी। टोटल कितना हो गया हमारे पास, 2,18,000 रुपए, ठीक है। अब इसमें जो जो खर्चे हैं वो आप माइनस करेंगे। जैसे 40,000 का एक बेसिक खर्चा हुआ है, 40,000 रुपए हमने एक्सपेंस माइनस कर दिए, कितने बचे, 1,82,000 रुपए। ये चले जाएंगे लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। अब इसको मैं दूसरी तरफ से देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर कौन सी चीजें जो कि जरूरी है और आपके नंबर काट देती है। देखो फॉर एग्जांपल हम यहां बैलेंस शीट बना रहे हैं, पूरी ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां हमने लिखा स्पोर्ट्स फंड, सबसे पहले लिखा इसको ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2 लाख रुपए। इसमें हमने ऐड किया इंटरेस्ट, 2 लाख रुपए को हमने बैंक में डाल दिया था, उस पर 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 40,000 रुपए इंटरेस्ट। इसमें फर्दर डोनेशन भी आपको मिली है, तो आपने इसमें डोनेशन भी ऐड कर दी है। कितने की डोनेशन है, 10,000 की डोनेशन हमें मिली थी। कितना हो गया, नहीं कितना, 2 लाख का 40,000 कहाँ से हो गया भाई, 10 लाख का थोड़ी है फंड, एक मिनट रुको, मैं 10 लाख का फंड दिमाग में चल रहा है, 8,000 रुपये ना, हाँ कितना हो गया, 2,18,000 रुपये। इसमें से हमने डिडक्ट कर दिया क्या, एक्सपेंसेस जितने भी हुए 40,000 के, जो बचा हुआ बैलेंस होगा ये आपका यहां पर आ जाएगा, कहां पर, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब समझो यहां तक तो बड़ा नॉर्मल है, पर इसमें एक छोटा सा कैच है जो हम भूल जाते हैं। आपको इंटरेस्ट क्यों मिला, क्योंकि आपने इस फंड को बैंक में जमा करा रखा है। जब आप पैसा बैंक में जमा कराते हो तो वो पैसा फर्म के लिए एसेट बन जाता है, क्या बोलो, हाँ। आपके पास बैंक का बैलेंस है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो पैसा बैंक में जमा कराते हो वो पैसा आपका एसेट बन जाता है, क्या, बिल्कुल बन जाता है। तो हम यहां पर स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से एक अमाउंट लिख देंगे, 2 लाख रुपए हमने बैंक में जमा करा रखे, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है पर आपके बैंक अकाउंट में पड़ी हुई है, इसलिए हमने उसको एसेट साइड यहां पर लिख दिया है और इसका कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर हो गया। वो 2 लाख रुपए यहां कहीं माइनस वगैरह कुछ नहीं होगा, हमने इसको नॉर्मली ट्रीट किया है। अगर हम नहीं कराते तो हम यहां से इसको हटा देते और यहां पर भी नहीं लिखते। क्लियर है, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, एक बार इसको देख लो, समझ में आ गया। अब सबके दिमाग में खुजली शुरू हो गई। खुजली क्या है कि सर मान लो हमारे यहां पर फंड 2 लाख रुपए का था, खर्चे 10 लाख के हो गए, अब क्या करोगे। तो उस खुजली को सुधारते हैं। देखो क्वेश्चन लेके बहुत सारे आए होंगे, ये रहा। ये एक ऐसा प्रकार का क्वेश्चन है जहां पर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू फंड। क्वेश्चन क्या है, मैच फंड आपके पास है 7.5 लाख रुपए का, कितना है, 7.5 लाख रुपए का ये फंड है, ठीक है। आपने मैच की टिकट बेची तो बेचने से पैसा आया, इतना आया। मैच फंड डोनेशन, आपको और डोनेशन मिल गई है इतनी की, और मैच में एक्सपेंसेस कितने हो गए, इतने के। अब आप इसको कैसे ट्रीट करोगे, ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। पहले मैं रफली करके बता रहा हूं, 7.5 लाख रुपए ये बेचने से पैसा आया तो 5,62,500, डोनेशन फ्रॉम मैच फंड इन्वेस्टमेंट 1,86,000, जोड़े 500, 6 और 2 8, और ये कितना हुआ, 8 और 14, 14 और 5 19, हासिल का 1, 12, 13 और 14, ये हो गया हमारा मैच फंड। तो हमारे पास जो अवेलेबल अमाउंट है वो है 14,98,500। अब आपके खर्चे कितने हुए, 15 लाख के। तो जब एक्सपेंसेस फंड से ज्यादा हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या करते हैं, हम यहां डिडक्ट कर रहे हैं उतने के उतने, मतलब बैलेंस शीट में इसको नहीं शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो नहीं होगा। आइदर बैलेंस शीट में 0 की वैल्यू से शो करो या फिर शो ही मत करो। कॉमर्स वाले आंसर शो ही नहीं कर रहे। जो यहां 1,500 रुपए बच गए ना, 15 लाख थे हमने, इतने हम हटा के तो 0 हो गया, ठीक है। जो 1,500 रुपए एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया है, इसका क्या करेंगे,
ये 15 लाख रुपए 1500 रुपए जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देंगे इन साइड ऑफ एक्सपेंस। सो जब आपका खर्चा जो है फंड से ज्यादा हो जाता है उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम यहां पर इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। एक बार इसको देख लो। हाँ भाई मैं साइड हो रहा हूं, एक बार इसको देख लो फटाफट। समझ में आ गया? आगे बढ़े। ये वो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने ये जो मैं 4 क्वेश्चन लेके आऊं, 2 हो गए हमारे, 2 बाकी है। ये 4 क्वेश्चन अगर आपने इसके कर लिए ना फंड बेस अकाउंटिंग के, तो आपका काम हो जाएगा। इजी है, सिंपल है। अच्छा बाल को एक बात ध्यान से सुन ले, कल हमारी फ्री क्लास का दिन है, कल वेडनेसडे है, कल हमारी फ्री क्लास का दिन है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, फंड बेस अकाउंटिंग से रिलेटेड हमारी फ्री क्लास होने वाली है। सो डू चेकआउट राइट नाउ और उसके अंदर एनरोल कर ले। लिमिटेड सीट्स होती हैं, फ्री के अंदर एंट्री है, इसलिए लिमिटेड सीट्स रखते हैं हम लोग। गौरव जी का कोड लगाए एंड फ्री एंट्री उसके अंदर पाए। आगे बढ़े, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा। अगला प्रश्न, अगला ये वाला नहीं लेंगे, रुको ये लेते हैं, पहले सिंपल लेते हैं, उसके बाद हार्ड लेंगे। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सर स्पोर्ट्स फंड है हमारे पास 3 लाख रुपए में, साइड आता हूं, ठीक है। हमारे पास स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, हमने इन्वेस्टमेंट करा है उसी पैसे का 3 लाख रुपए का, ठीक है। डोनेशन आपको मिली है 1.5 लाख रुपए की। स्पोर्ट्स फंड प्राइज जो आपने अवार्ड किए मतलब दिए हैं वो है 1 लाख रुपए के। अदर एक्सपेंसेस 70,000 के हुए। इंटरेस्ट जो रिसीव हो गया आपको वो है 15,000। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखने में लगता है, आपको लगता है सर ये तो बच्चों वाला सवाल है, पर इस क्वेश्चन में कैच है। पकड़े उसको, कैच पकड़ दो, ठीक है। मैंने बैलेंस शीट बना दी, ठीक है। कैपिटल फंड तो इसमें है नहीं, तो एक्सट्रैक्ट ही बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पोर्ट्स फंड। ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखो कितना है, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का स्पोर्ट्स फंड का इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे लिख देंगे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। 3 लाख रुपए एसेट साइड आ गया है। डोनेशन कितनी रिसीव हुई है, 1.5 लाख रुपए। प्राइसेस आपने कितने के दिए, इतने के, और ये आपको कितना मिला है, अदर एक्सपेंसेस 70। तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 1 लाख के प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूट हुए और 70,000 आपके इसमें हुए। नीचे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स फंड से जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो है 15,000 रुपये। तो हमने यहाँ पर लिखा इंटरेस्ट 15,000 रुपये, ठीक है। खत्म करें। अब देखने में ये सवाल इतना आसान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बोले सर ये तो हो गया, पिछला वाला ही तो था ये, पर इसमें एक छोटा सा कैच है। कैच क्या है, क्या आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा? डिड यू कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट? यू विल से नो सर। 3 लाख का दिया हुआ 1 अप्रैल, ये तारीख जब भी गिवन हो ना वहीं खेल हो जाता है ज्यादातर। 3 लाख का 6% कितना हो गया, 18,000। तुम्हें मिला कितना है, 15। बाकी सब एज इट इज है, बस फर्क यहाँ ये है कि भैया इंटरेस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 18,000 रुपए, और हमें जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है एज पर द क्वेश्चन वो हुआ है 15,000 रुपए। इसका मतलब 3,000 रुपए का इंटरेस्ट अभी भी बकाया है। 3,000 रुपए का इंटरेस्ट अभी भी बकाया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे अक्रूड इंटरेस्ट 3,000 रुपए, क्योंकि इंटरेस्ट बाकी है। और यहां पर भी एसेट साइड आप अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से शो करोगे 3,000 रुपए, ठीक है। अब इसको आप माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं, मैं चेक कर लो। बाकी सब कुछ सेम है, बस ये इंटरेस्ट जो था ना ये 6% क्वेश्चन में गिवन है। अपनी वैल्यू कैलकुलेट करने पर 18 आ रही है और इसने बोला है कि इंटरेस्ट 15 ही रिसीव हुआ है, तो इसलिए हमने 3,000 का इंटरेस्ट और जोड़ लिया। ये हो गया 2,98,000। क्लियर, समझ में आ गया। आखिरी टाइपोलॉजी क्वेश्चन देखो। देखो ये 4 टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन है जो कि फंड बेस अकाउंटिंग के अंदर होते हैं। अगर ये 4 तरह के क्वेश्चन आपने कर लिए तो फंड बेस अकाउंटिंग आपकी हो गई, दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। पर अगर ये नहीं किए तो फंड बेस अकाउंटिंग हमेशा रह जाएगी। आखिरी टाइप का फंड बेस अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, वेरी टिपिकल। ओके, हाँ भाई, ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर फंड क्रिएट्स एसेट होता है। क्या है, फंड क्रिएट्स एसेट, कि जब आपका फंड एक एसेट क्रिएट कर देता है ना वहां खेल हो जाता है। अब मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कमरे का, मैंने 10 लाख रुपए कमरे के लिए दे दिया। अब जब वो कमरा बनके तैयार हो जाएगा तो वो कमरा
उन्हीं की प्रॉपर्टी है, अनाथ आश्रम वालों की। मैंने अनाथ आश्रम में एक कमरा बनवाने के 10 लाख रुपए दिए, हाईटेक क्लासरूम। अब वो क्लासरूम जब बन के रेडी हो गया तो वो प्रॉपर्टी किसकी हुई? वो उन्हीं अनाथ आश्रम वालों की हुई। इसका मतलब मेरा फंड उनको एक एसेट बना के दे रहा है। ये स्पेसिफिक टाइप का फंड होता है, तो इसको हम एसेट के अंदर भी लिखते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा चेंज ये होता है कि आपका मान लो रूम बनाने में 5 लाख रुपया खर्च हो गया अभी तक, टिल नाउ, अभी बाकी है रूम, टिल नाउ 5 लाख रुपए रेडी हो गया। तो अगर हम नॉर्मल स्पोर्ट्स फंड के बारे में बात करते हैं तो एक्सपेंस माइनस हो जाते हैं। बट अगर ये ऐसा फंड है जिससे एसेट क्रिएट हो रहा है, ऐसा फंड जिससे एसेट क्रिएट हो रहा है, तो आधा रूम भी तो रेडी है। 5 लाख रुपए लग गए पर आधा रूम भी तो रेडी है, तो इसको आप माइनस तो करोगे, साथ साथ में इसका 2 जगह ट्रीटमेंट और होगा। पहला, एसेट साइड आप एक नया एसेट डालोगे, रूम इन प्रोग्रेस। रूम बना रहे तो रूम, बिल्डिंग बना रहे तो बिल्डिंग, क्या डालोगे? एसेट साइड डालोगे, रूम इन प्रोग्रेस। एक बार देख लो हमने क्या किया है, हमने जो एसेट क्रिएट किया है उसको यहां पर हमने लिख दिया कि भाई 5 लाख रुपए का मेरा रूम रेडी हो चुका है। साथ साथ में हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल में भी जोड़ देंगे, कैपिटल फंड में भी 5 लाख रुपए जोड़ देंगे, क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी बन चुकी है हमारे बिजनेस की। इसको बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। देखो बड़ा सिंपल है, कैपिटल फंड है आपका 9,50,000 रुपए, बिल्डिंग के लिए फंड है 5 लाख। पहले हम बना लेते, चलो अगला पेज लेके बना लेते हैं, बढ़िया से, क्या दिक्कत आ रही है। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड मतलब वही कैपिटल तुम्हारा 9,50,000 रुपए, इसमें छोटी सी जगह छोड़ता हूं। बिल्डिंग फंड 5 लाख रुपए, 5 लाख ही ना, ठीक है। 6% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए। कंपनी ने क्या करा, वो सारा का सारा पैसा उठा के कहां डाल दिया है, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से 6% डाल दिया है। तो मैं यहां पर डाल देता हूं एसेट साइड, ये बैलेंस शीट बन रही है बालक, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए। अब इसमें भी ना परसेंटेज का खेल है, 6% दिया तो 6% पहले कैलकुलेट कर लो भाई। 5 लाख का 6% कितना हो गया, 6 पंजे 30 हुआ है, तो ठीक है, चलो 30 लाख है, 30 लाख का 30 लाख रिसीव हो गया, ठीक है। 5 लाख का 6% 30 लाख होता है, 30,000 होता है, और पूरा 30,000 यहाँ पर रिसीव हो रहा है, 6 पंजे 30, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए डोनेशन रिसीव हुई है 3 लाख रुपए की। आगे क्या है, ये कौन सा कैलकुलेशन भाई, ये क्या लिखा हुआ है, 650 है 750, एक मिनट रुको, 650 अच्छा अमाउंट का अमाउंट लिखा हुआ है, ये रुपये का साइन बना हुआ था एक्चुअल में, वो कर ट्रांसफर हो कैसे आ गया। डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये हो गया। इंटरेस्ट रिसीव ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है, यहां तक तो नॉर्मल है सर, इसमें तो क्या ही टेंशन है, तो बड़ा सिंपल सा है, बस ऐड कर रहे हैं। अब देखो, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में लगने वाला खर्चा। अब बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में लगने वाला जो खर्चा है वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा, हम इसको माइनस कर देते हैं, 6,50,000 रुपए, यही होता है। अब बेसिकली ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसने बिल्डिंग रेडी करी है, खर्चा हुआ है, मान लेते हैं हम खर्चा हुआ है, पर इस खर्चे से हमारी बिल्डिंग का ढांचा तो रेडी हो गया ना, तो बेसिकली एक तरीके से ये हमारा एसेट बना रहा है। तो इसलिए इस अमाउंट को आप 2 जगह लिखोगे, एक तो लिखोगे बिल्डिंग इन प्रोग्रेस 6,50,000 रुपए, और दूसरा कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे बिल्डिंग इन प्रोग्रेस के नाम से, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन के नाम से 6,50,000 रुपए। समझ गए, दोनों में फर्क समझ गए, पिछले वाले में और अभी वाले में। हर बार जब हम स्पोर्ट्स फंड वगैरह कोई सा भी फंड करते हैं तो वहां पर बेसिकली उस फंड से कोई एसेट नहीं बनता है, हमने इसलिए उसको ऐसे डाल देते हैं, पर यहां फंड से एसेट बन रहा है, तो इसलिए हमने कुछ नहीं किया है, हमने जो खर्चा हुआ है उसको एक एसेट की तरह यहां पर, और उसको कैपिटल फंड में इंक्रीज करके हमने यहां पर शो कर दिया है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया?
तो बालक ये आपका बेसिक फंड हो गया, फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गई, जिस तरीके से आपकी प्रोसीडिंग होती है। टाइप्स ऑफ फंड मैं कल ही समझाऊंगा आपको विथ क्या हो गया भाई, ठीक है। अदर जो हमारे डिफरेंट आइटम्स हैं इनके साथ हम कल की क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास जो है मतलब थर्सडे को होने वाली जो क्लास है उसके अंदर हम लोग ये सारी प्रोसीडिंग करेंगे। कल तो वेडनेसडे को हम लोग प्रोसीड करने जा रहे हैं आप सभी के लिए एक मस्त शानदार तेसरा प्रयोग वाली क्लास, जिसके अंदर फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड और एनपीओ के पुराने वाले टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पिछली बार 900 स्टूडेंट्स लाइव उस क्लास को अटेंड किए थे, अब की बार हम गिनती को 1000 के ऊपर लेके जा रहे हैं। टर्म 1 में 16,000 की गिनती पूरी करी है, टर्म 2 में उससे भी ऊपर जाना है। तो बालकों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूज कोड गौरव J to get yourself enrolled. Till then guys, keep on watching. Good night, bye. नमस्कार।